नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। हूं रूस की तरीके से सौरभ शर्मा आपके साथ। वो प्रोग्राम जब आते हैं हम बिल्कुल खुलकर करते हैं और सब बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। अब आज का प्रोग्राम क्या है व्यूअर्स, मैं आपको बता देता हूं। आज हम आपको बताएंगे नेताओं के पास कौन कौन से हथकंडे होते हैं, नेताओं के पास कौन कौन से पैंतरे होते हैं, कैसी कैसी कलाबाजियां नेता कर रहे हैं। क्यों मैं कह रहा हूं ये आपको आगे पता चल जाएगा। 2 लाइन बोल देता हूं लेकिन। बुलंदी कहां हमेशा किसी शख्स के हिस्से में रहती है, इमारत जितनी भी ऊंची हो हर घड़ी खतरे में रहती है। और ये बात जानते हैं इस वक्त सबसे ज्यादा किसको रियलाइज हो रही है? उद्धव ठाकरे ठाकरे खानदान के चश्मो चिराग और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। वो जिस दौर में अपनी बुलंदी पे थे, वहां से इस वक्त वो जहां जिस पोजीशन में है उस पर ये शेर बहुत फिट बैठता है। आगे इसकी बात होगी। महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिक्स आपके सामने आज हम खोलकर रख देंगे। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका। रामपाल सिंह जी आए स्टूडियो में, सर बहुत स्वागत आपका भी। विनोद अग्निहोत्री सर है स्टूडियो में, सर बहुत स्वागत आपका भी। सर ये तो दिल्ली आए थे भी उद्धव ठाकरे, तब से ये मामला चल रहा है लोगों के बीच। बड़ी चर्चा की बात है कि भाई ठाकरे खानदान का कोई आदमी इस तरीके से नेताओं के घर पे जाएगा क्या? मैं घर इस्तेमाल कर रहा हूं, बाकी लोग तो दर कह रहे हैं। ठीक है। फर्क है था क्या भाई? ये रीत रही है। बाला साहब ठाकरे रहते थे तो बड़े से बड़ा नेता उनके यहाँ जाता था, उनकी दर पे जाता था। उनके दर पर। हाँ, वो भी दर था। अडवाणी जी हो चाहे कोई हो, सब वहां जाते थे। और वो क्या करते थे कि हम मुख्यमंत्री बनते रहे, मुख्यमंत्री बनाते हैं। खुलकर कहते थे रिमोट कंट्रोल तो मैं हूं, जिसको भी बना दिया सो बना दिया। जितनी बार भी उनको सत्ता मिली होगी। अब उद्धव ठाकरे साहब भी पहले तो उसी लीग पर चले, उसी ढर्रे पर चले। जब बीजेपी के साथ आए, इन्होंने भी जिद की कि नहीं मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, तो अमित शाह जी इनके घर चले गए। चलो भाई 2019 का इलेक्शन होना था। अब उसके बाद से मामला इनके बीच में बिगड़ गया। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे ने, मैं कि यहाँ हमारा 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनने का वादा हुआ था, इन्होंने झूठ बोला, वादा तोड़ा, मैं अलग हो रहा हूँ। और वो चले गए कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ। उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। यहां तक सब जानते हैं। फिर सरकार गिर गई। अब चुनाव होने जा रहा है दोबारा। अब उद्धव ठाकरे एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो कुछ और बनेंगे क्या? मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन कोई बनाने को तैयार तो हो। अब सवाल यह है कि अगर चुनाव में वो जीत गए, उससे पहले, तब तक उसके बाद क्या होगा वो तो नंबर डिसाइड करेगा। वो ये चाहते हैं कि उससे पहले ये फैसला हो जाए कि भाई हम चेहरा हैं, हम जीत गए तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन मैंने कहा था आपको नेताओं के पैंतरे बताऊंगा, तो पीछे जो हो रहा है वो आज आपको बताते हैं। सर उद्धव ठाकरे आए, कुछ खबर सोनिया जी ने क्या कहा, राहुल जी ने क्या कहा, कोई आश्वासन दिया? खबर किसको होगी? लेकिन उद्धव ठाकरे क्यों आए, या बल्कि कहें क्यों आना पड़ा। आप घर कह रहे हैं, मैं तो दर ही कह रहा हूं। ऐसा है, जो जलवा था बाला साहब ठाकरे का, देश का कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं जो उनसे मिलना चाहता हो और वो मिलने गए हों। उसको मातोश्री ही जाना पड़ता था। तो उद्धव ठाकरे को भी बाला साहब के न रहने पर यह गलतफहमी थी कि मेरा जलवा जलाल वही है। अच्छा। तो जो मातोश्री का रुतबा था वो कम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि जो भी मिलना चाहता है हमारे यहाँ आए। तो जो 19 का जिक्र किया आपने, जिद की उन्होंने। भाजपा दफ्तर तो छोड़िए, कहीं और भी जाने को तैयार नहीं थे कि अगर सीट के समझौते पर बातचीत करनी है गठबंधन पर, तो अमित शाह को मेरे घर आना पड़ेगा। अच्छा। मातोश्री आना पड़ेगा। अमित शाह जैसे आदमी को भी उन्होंने कहा कि नहीं आना, क्योंकि वो गठबंधन तोड़ना नहीं चाहते थे। वरना ये ऐसा मामला होता है, ईगो का मामला होता है, गठबंधन भी टूट जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मेरा नहीं है। सॉरी, कोई बात नहीं। देखिए लाइव टीवी है, हर चीज का आनंद लेते हैं। बच गया, फोन तो बच गया। हाँ सर, तो यही तो इस शो की खासियत है। हाँ भाई, सब खुला है। तो गए, बातचीत हो गई, समझौता हो गया। पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी ने कहीं ये नहीं कहा कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं होंगे, या मुख्यमंत्री के नाम पर हम चुनाव के बाद विचार करेंगे। कैंपेन हुआ, हर जगह पोस्टर हो, बैनर हो, होर्डिंग हो, देवेंद्र फडणवीस का नाम। 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके थे, इसलिए भी उनका दावा था। और उसके अलावा भाजपा और शिवसेना का जब गठबंधन पहला हुआ था प्रमोद महाजन के समय जी, तब एक समझौता हुआ था कि जिस पार्टी को सीटें ज्यादा मिलेंगी उसका मुख्यमंत्री। ये बीजेपी और बाला साहब ठाकरे का अरेंजमेंट था। ओके। तो इसको रोकने के लिए दो बार इसको सैबोटेज किया शिवसेना ने। पहली बार जो है जब 1999 में चुनाव हो रहा था, 95 में सरकार बनी थी दोनों की,
गठबंधन की पहली बार, और उससे पहले कभी सरकार बनी नहीं थी। तो उस समय बाला साहब ठाकरे की कोशिश थी कि बीजेपी नंबर 1 ना होने पाए, लेकिन ये कोशिश थी, मतलब उसके लिए उन्होंने कुछ बड़ा सैबोटेज किया हो, बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर दिया हो, ऐसा नहीं, लेकिन ये कोशिश की कि ऐसे कैंडिडेट दें कि जिससे या दूसरी पार्टियों से आए उसमें मदद करें कि बीजेपी के कम उम्मीदवार जीते। अलायंस में रहते हुए दूसरे को डाउन करने की कोशिश। बिल्कुल, लेकिन उद्धव ठाकरे ने 2019 में शरद पवार से समझौता कर लिया अंदर खाने कि बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने में मदद कीजिए। जब वो अलायंस में थे भाजपा के साथ और और शरद पवार से उन्होंने उनको मालूम था कि 2014 से बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन चुकी है। हाँ, और उनको मालूम था इस चुनाव में भी बनेगी अगर रोकने की कोशिश। अंडर हैंड डीलिंग कर ली शरद पवार से कि इनको नीचे अंडर हैंड डीलिंग कर दी, ये बीजेपी को पता था। अच्छा। लेकिन फिर भी जो है बीजेपी ने उस समय कुछ बोला नहीं। चुनाव के समय आप ऐसी बातें बोलेंगे तो नुकसान ही होगा, कोई फायदा होने वाला नहीं। फिर भी बीजेपी 105 सीटें लेकर पहले नंबर पर आई। पूरा जनादेश मिला, मतलब बहुमत मिला गठबंधन को, बीजेपी और शिवसेना के। लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर जो अभी आपने जिक्र किया कि उनका दावा था कि 2.5 साल की बात हुई थी, उस पर उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। अब आप देखिए उससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक जो है बहुत बड़ा परिवर्तन आया। शिवसेना और कांग्रेस ये साथ आ सकती है, इसकी किसी को कल्पना नहीं थी बिल्कुल कि ये भी हो सकता है। बीजेपी का मेरा मानना है कि यही ओवर कॉन्फिडेंस था, ये जाएंगे उद्धव नहीं। ठाकरे जो है कांग्रेस के साथ जाएंगे नहीं, एक उससे बड़ा कि कांग्रेस लेगी साथ कैसे ले लेगी। लेकिन जो बताते हैं कि ये काम किया अहमद पटेल ने, सोनिया गांधी को ये समझाया कि अगर बीजेपी को खत्म करना है महाराष्ट्र में तो ये करना पड़ेगा। शरद पवार को भी उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन हो जाएगा, तो इसलिए शरद पवार भी बीजेपी से जो पीछे खाने बात कर रहे थे, इसी उम्मीद में कि वहां से ना होगा तो ये रास्ता खुल जाएगा। क्या फिर तो सरकार बनाने का और कोई विकल्प बचेगा नहीं। मैंने क्या बताया सर, जरा सोचिए क्या बोले अभी। मतलब चुनाव से पहले अलायंस बीजेपी और उद्धव ठाकरे का, उद्धव ठाकरे अंडर हैंड डीलिंग कर लेते हैं शरद पवार से कि बीजेपी का नंबर डाउन रखना है, नहीं तो फिर ये बहुत परेशान करेंगी। चुनाव जब उसके बाद उनकी बिगड़ जाती है बात शिवसेना और बीजेपी की, उद्धव ठाकरे और बीजेपी की, तो वही शरद पवार जो है वो कोशिश करते हैं भाजपा के साथ मिलकर के कि भाई नहीं, इनका तो समझौता होगा नहीं, तुम और हम एक साथ आ जाएंगे। ये जो अजीत पवार गए थे 36 घंटे के लिए, ये शरद पवार की सहमति से गए थे। हाँ, और पूरी सहमति से गए थे। बीच में शरद पवार को लगा जब उधर कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की बात बन रही है, तो उन्होंने जो है कदम पीछे खींच लिए। लेकिन कुल मिलाकर आप देखिए कि कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं, कुछ देखिए महाराष्ट्र की राजनीति अगर आपने देखी हो, ये अभी की बात नहीं कर रहे, हमेशा से वो एक तरह से व्यापार वाली नीति है। किसी पार्टी की सरकार आए, उसके विरोधी पार्टी के नेताओं का धंधा वैसे ही चलता रहता है, उनके बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये एक तरह का अंडरस्टैंडिंग है दोनों पक्षों की तरफ से कि हमारी सरकार आएगी, हम आपकी मदद करेंगे, आपकी आएगी, आप हमारी मदद कीजिएगा। हालांकि ज्यादातर मतलब बीजेपी शिवसेना की तो एक ही बार सरकार बनी, ठीक बात है। तो इसलिए तो जो है सर अब कहानी यहां तक आई, कहानी यहां तक आई कि इस तरीके से शिवसेना कांग्रेस और शरद पवार कैंप में चली गए। समस्या क्या है? समस्या यह है कि 2014 के चुनाव से पहले तक महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी थी, अचानक पहले नंबर की पार्टी बनी। अब सर सवाल यह कि अब उद्धव ठाकरे की पोजीशन क्या है और वो क्या चाहते हैं? जी देखिए, मैं एक शेर से ही शुरू करूंगा। निकले थे कहां जाने के लिए, पहुंचे हैं कहां मालूम नहीं, अब अपने भटकते कदमों को मंजिल के निशा मालूम नहीं। मैं थोड़ा सा जहां प्रदीप जी रुके शुरुआत कर रहे थे वहीं मैं जाना चाहता। आप यूं समझ लीजिए कि बीजेपी और शिवसेना की महाराष्ट्र में राजनीति क्या रही है। एक अलिखित समझौता था कि महाराष्ट्र शिवसेना के लिए, देश राष्ट्रीय राजनीति में जो कुछ भी है वो बीजेपी के लिए। देखिए, और हकीकत जब तक बाला साहब ठाकरे थे भी,
ये था कि शिवसेना वहाँ बीजेपी की तुलना में ज़्यादा मजबूत थी। लेकिन जब 2014 में पूरे देश में बदलाव आया, मोदी लहर होती, उसके बाद जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो अमित शाह, ये बीजेपी का गणित, अब वो मैं सिर्फ अमित शाह का नाम नहीं लूँगा, मोदी जी भी उसमें कहीं ना कहीं सहमति कि भाई क्या अब हमारा तो ये इतनी बड़ी लहर है, तो इसका फायदा कैसे उठाया जाए कि बीजेपी हम महाराष्ट्र में बड़ा भाई हो जाए। तो उसका एक ही तरीका था कि शिवसेना से झगड़ा कर लो, समझौता मत करो, क्योंकि उसके पहले हमेशा कभी भी बीजेपी महाराष्ट्र में सारी सीटों पर नहीं लड़ सकती थी, चूंकि समझौता होता था और एक मेजर चंक शिवसेना ले जाती थी, छोटा भाई को कम मिलता था। सर आप ये दूसरी कहानी बता रहे हैं। एक्चुअली सही है। मैं आपको 14 बता रहा वाले हैं ना दोनों। हूँ, सुन लीजिए, स्ट्रेटेजिकली ये 2014 के पहले से भी बीजेपी चाहती थी कि वो कैसे हो कि हम बड़ा भाई हो जाए महाराष्ट्र में, यानी विधानसभा भी हमारे अंडर में रहे और देश भी। तो जब मोदी को इतनी बड़ी सफलता मिली तो ये हुआ कि दिस इज द राइट टाइम, ये प्रयोग करो, यानी बैसाखी को छोड़ो। और पहली बार 2014 में बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में सभी सीटों पर चुनाव लड़ा। अगर नहीं लड़ते हो, समझौता 14 में हो गया होता तो भी बीजेपी सेकंड हैंड होती। तो 120 सीटें नहीं आती उसकी। तो थोड़ा सा नहीं इसमें हो सकता है। जैसे मैं एक जनरल बात कह रहा हूं कि मूल बात यह है कि वहां से बीजेपी शिवसेना अलग हुई है। बीजेपी शिवसेना जब अलग हुए तो बीजेपी बड़ा भाई बन गई, देवेंद्र फडणवीस आए, सारी चीजें रहीं। ये बात उद्धव को पची नहीं, उनको लगा कि पिताजी के रहते तक तो हम बड़े भाई थे और देखिए अब ये हुआ। तो ये इसकी जितनी ताकत है वो तो जनता ने दी है ताकत। आप किसी को नंबर 1 पार्टी बना दिया तो मानना पड़ेगा आपको। नहीं देखिए, ये वो जो गठबंधन सर टूटा, एक मिनट, मैं केवल ये कह रहा हूं कि उद्धव के दिल में मोटीज थी। बीजेपी को लेकर के और पर्टिकुलरली ये अमित शाह और मोदी को लेकर के शुरू से एक नफरत, एक उसका बहुत बड़ा शब्द। बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूं नफरत। ऑलमोस्ट। आप उस समय का भी बयान देख लीजिए, 2014 के क्या क्या नहीं बयान होते थे, देख लीजिए, क्या क्या वो चीजें हुई, गाली दी जाती थी, सारी चीजें। और वो अलायंस तोड़ने की जिम्मेदार भाजपा थी उस वक्त। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाजपा को ये था कि हम महाराष्ट्र में कैसे आए, कोई भी पार्टी चाहेगी बड़ा बनना, ग्रो करना था। देखिए, वो इनके साथ रह के ग्रो नहीं कर सकते थे। एक चीज बता दूं, भाजपा हमेशा संगठन से सत्ता तक पहुंची है, एक पार्टी है। कांग्रेस का उल्टा रहा, कांग्रेस जो लड़ाई लड़ी थी देश में उसके नाते गांधी जी फलाना, लेकिन भाजपा संगठन से सत्ता पर पहुंची है। और संगठन बनाने के लिए जरूरी है कि आप उस राज्य में कम से कम हर जगह पे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका कोई एक बंदा तो हो। ठीक है सर। उसके लिए महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना सारी सीटों पर भाजपा के लिए जरूरी था। वो करके भाजपा बड़ा भाई बन गई। 19 में फिर अलायंस हो गया। अब वो बड़ा भाई बनने के बाद से बाद में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन हुआ बाद में हो गया था, हाँ। चुनाव के बाद। मैम वो सुन पहले लीजिए, एनसीपी ने सरकार बचाई उनकी, सुन चलने लीजिए, दी। 2014 में जब नतीजे आ रहे थे, मैं खुद एक चैनल पर बैठा हुआ था, जिस चुनाव सभा में मोदी जी ने कहा था नेचुरली करप्ट पार्टी शरद पवार को, याद होगा आपको, एनसीपी के लिए कहा जी, था। जी, जी। वो जैसे ही पता चला कि बीजेपी क्लियर कट बहुमत नहीं पा रही है, उसको जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले शरद पवार ने ऑफर दे दिया, पूरी काउंटिंग भी नहीं हुई थी, कि शिवसेना बिना शर्त समर्थन करेगी बीजेपी का। ये आप कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हैं सर? 2014 के 14, हाँ, ठीक है, 14 तो ओके। 122 नहीं सीटें नहीं, मिली अब थी। अब आप ये सोचिए कि वो चाहते थे कि बट बाद में एनसीपी आ ही गए थे वो साथ में उद्धव नहीं, ठाकरे। एनसीपी ने नहीं। बिना शर्त समर्थन का वो कर दिया था। एनसीपी ने कहा था हम साथ समझ गया मैं, देंगे। लेकिन बाद में आ गए थे। बाद में आ गए थे, गठबंधन हो उद्धव गया ठाकरे था। बाद में आ गए। गठबंधन हो गया बाद था। में उद्धव ठाकरे आए, लेकिन आपको बता रहा हूं कि राजनीति कैसे चलती है। इसके आगे मैं- उस ये तो समय सर, भी ये तो शरद पवार साहब मतलब हाँ, शरद उस पवार समय बैठे हैं वहां, सरकार इनकी बचा रहे हैं। शरद पवार ने साहब अलायंस में आ गए। देखिए, शरद पवार क्या करते हैं और क्या कहते हैं ये वही नेचुरली समझ सकते हैं, करप्ट पार्टी का सुनने के बावजूद, हाँ, अब मेरा अब मैं हाँ अब पूछ मेरा अब मैं ये कि उद्धव ठाकरे अब कहां खड़े हैं? अब वो आए, अब वो चाह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री, हमको तुम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया एक बार, अब दूसरी बार भी हमको प्रोजेक्ट करो, यही चाह रहे हैं ना वो। अब दूसरों की क्या प्रॉब्लम है कि नहीं कर पा रहे हैं अब इनको प्रोजेक्ट? मैं बताता हूँ आपको। ये तो होना ही है सर। और शेर नहीं है, गजल है। क्या बात उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं है। है। हाँ। उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं है। हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं है। क्या बात है।
चश्मे साकी से पियो या लब सागर से पियो, बेखुदी आठों पहर हो, ये जरूरी तो नहीं है। क्या बात है। नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश पे सर हो, ये जरूरी तो नहीं है। शेख करता तो है मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो, ये जरूरी तो नहीं है। सबकी नजर में हो साकी, ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो, ये जरूरी तो नहीं। क्या बात है। तो यही स्थिति है कि भाई ठीक है, एक बार मुख्यमंत्री आपको बना दिया, उसमें परिस्थितियां ऐसी थी कि मुख्यमंत्री बनाया। और वो जो 30 की बात कर रहे हैं, दरअसल देखिए जब गठबंधन हुआ 2014 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का, वो उसके बाद जो सरकार चली देवेंद्र फडणवीस की, जो शिवसेना का कहना है कि उनके मंत्रियों को इतना डिफंक्ट कर दिया गया था कि उनके कोई काम ही नहीं होते थे, हमारी शिवसेना जो है अगर हम स्टैंड नहीं लेते तो हम खत्म हो जाते। बीजेपी ने बड़े स्ट्रेटेजिकली शिवसेना को खत्म करने की तैयारी कर ली थी, ये उद्धव ठाकरे के लोगों का कहना है। अब क्या है, अब जो स्थिति है वो सारी कहानी मालूम है, उस पर दोहराने की जरूरत नहीं है ना, कि वो बड़े खेल थे, वो आपको हाँ, बता कैसे बने, क्या बने, फिर वो गिरे। अब उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि भाई चुनाव चूंकि एमवीए को लड़ना है मिलजुल करके, और वो मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार गिराई गई थी, नेचुरल वही चॉइस है और उनको ही आगे करके चुनाव लड़ा जाना चाहिए और सबसे ज्यादा सीटें शिवसेना लड़े, ये उद्धव ठाकरे का कहना है। लोकसभा के चुनाव में जो नतीजे है उसमें कांग्रेस के 13 सांसद हैं, तो नाना पटोले ने एक स्टेटमेंट दे दिया, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें लड़ेगी और कांग्रेस के सबसे ज्यादा लोकसभा में सांसद आए हैं, बिल्कुल सही। तो उसका दावा बनता है। और वो तो यहां तक कहेगा कि मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का होना स्ट्राइक चाहिए। रेट में उद्धव ठाकरे नंबर 3 है भाई, अपने अलायंस। तो ये जो बात 43% नाना पटोले ने कही, कांग्रेस 76%, एनसीपी 80%। और उस नाना पटोले शुरू से शिवसेना मतलब इस ये तरह के बयान करते रहे, दूसरी वाली भी, उसका उसका नतीजा भी ये हुआ स्ट्राइक रेट कि शिवसेना असहज हुई। तो तुरंत डैमेज कंट्रोल के लिए राहुल गांधी ने, जो उनको क्या नाम है, रमेश चेन्नीथला जो इंचार्ज है, उनको मातोश्री भेजा उद्धव ठाकरे के घर, और उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और समझाया कि नाना पटोले के बयान को आप पार्टी का बयान मत मानिए, और नाना पटोले को कह दिया गया कि आप कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, एमवीए महत्वपूर्ण। इतना डर उद्धव ठाकरे से राहुल गांधी नहीं को? डर नहीं, एमवीए टूट जाएगा ना, सवाल उद्धव ठाकरे जाएंगे नहीं है। तोड़ के वही सवाल फिर। अरे भाई कहीं चले जाएं, नीतीश कुमार तो इधर से उधर कितनी बार जा चुके, तो वो एक जो एक समीकरण बना हुआ है जिस वजह से लोकसभा में अच्छे नतीजे आए हैं, वो क्यों, तो डर की बात नहीं है, स्ट्रेटजी की बात है। डरता कोई राजनीति सब तो स्टेट के कांग्रेस लीडर ने उद्धव ठाकरे को आंख दिखाई, राहुल गांधी का ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ठीक है। और वो उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया। ये दिल्ली क्यों? नहीं, दिल्ली तो आनी पर, दिल्ली पहले भी आए, कोई उद्धव ठाकरे पहली बार दिल्ली आए, जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तब भी दिल्ली आए थे, सोनिया गांधी से मिलने जाकर के उद्धव ठाकरे, तो कोई पहली बार थोड़ी आए हैं। तब तो ये था कि बन रहे थे। नहीं तो अब फिर बनना है ना, अब भी तो बनना है कांग्रेस को। भाई देखिए वहां 3 राहुल गांधी पार्टियां हैं। तैयार है इनको सीएम प्रोजेक्ट करने के लिए, ऐसा आपको लगता है? खबर राहुल गांधी प्रोजेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे मैं नहीं कह सौरभ सकता, लेकिन वो उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने के लिए उनको कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं। कोई एतराज नहीं है, क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता वहां एक- एमवीए राहुल गांधी को एतराज नहीं है तो फिर क्या बचा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि ये सारा काम किया 2019 में कांग्रेस पार्टी और शरद पवार ने, इसलिए नहीं कि शिवसेना को फिर से खड़ा कर दें और उद्धव ठाकरे का नेतृत्व जो है महाराष्ट्र में स्थापित कर दें, जो वो अपने समय नहीं कर पाए। तो इसलिए जो है उद्धव ठाकरे के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चुनाव से पहले लगभग असंभव है। उसके बाद क्या परिस्थिति होगी वो नंबर पर डिपेंड करेगा। लेकिन शरद राहुल गांधी सॉफ्ट क्यों है उन पे? सॉफ्ट वो जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, अलायंस बचाने के लिए। अच्छा, कोई भी सरकार, मुख्यमंत्री, ये सब सवाल तब आएंगे जब आपका बहुमत आएगा, गठबंधन का बहुमत आएगा तभी होगा, उसके बिना तो होने वाला नहीं है। तो उद्धव ठाकरे को बढ़ाना चाहते न तो शरद पवार चाहते हैं और न ही कांग्रेस पार्टी चाहती। उद्धव ठाकरे का इस्तेमाल किया बीजेपी के खिलाफ। पहली बात गठबंधन तोड़ने के लिए, ठीक है। एक हिंदुत्व पर आधारित गठबंधन था, बड़े लंबे समय से चल रहा था, बहुत पुराना, जमीन तक था उसका असर, उसको तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे को जो है वो हिंदुत्ववादी से सेकुलर बना दिया। तो कांग्रेस और एनसीपी का उद्देश्य पूरा हो गया, उद्धव ठाकरे का जो इस्तेमाल था वो पूरा हो गया। दूसरी बात, जो उम्मीद थी इन दोनों दलों को कि लोकसभा चुनाव में भी कि सिंपैथी वोट शिव सैनिकों का उद्धव ठाकरे को मिलेगा, वो नहीं मिला। इसलिए एकनाथ शिंदे का स्ट्राइक रेट बेटर है, बेटर है हाँ, उससे। बिल्कुल बेटर है।
तो इसका मतलब है कि और जहां जहां खासतौर से ये एकनाथ शिंदे वही सीटें जीते हैं जहां वो शिवसेना के खिलाफ, मतलब उद्धव ठाकरे के खिलाफ लड़ रहे थे, वो सब सीटें जीते हैं। बड़ी बात है। तो हाँ, तो इसलिए जो है वो जो उनका एक भौकाल बना हुआ था जो आपका प्रिय शब्द है कि जो है वो शिवसेना की लेगेसी उद्धव ठाकरे के पास है, वो लोकसभा चुनाव में वो साबित नहीं कर पाए। ठीक है। तो इसलिए वो उतने बड़े फैक्टर नहीं अब रह गए। अब कांग्रेस को रियलाइज हो रहा है कि हमने ज्यादा सीटें दे दी उद्धव ठाकरे को लोकसभा में, अगर हम ज्यादा सीटें लड़े ना, तो कांग्रेस लड़ी और 21 सीटें, 21 सीटें सबसे ज्यादा सीटें लड़े थे, सबसे ज्यादा 17 कांग्रेस लड़ी और 21 ही लड़े। सौरभ जी एक अभी सवाल असेंबली में भी 13 कांग्रेस जीती और ये असेंबली में, एक मिनट, ये असेंबली भी यही लड़ना चाहते, असेंबली में भी सबसे ज्यादा सीटें लड़ना चाहिए। असेंबली में भी ये चाहते हैं कि सबसे ज्यादा सीटें लड़े। अब सवाल ये है कि ये एनसीपी और कांग्रेस क्यों चाहेंगे? शरद पवार, मैं जो बात कह रहा हूं, सुप्रिया सुले की बात जो अभी बाहर हम लोग कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि ये ज्यादातर लोग सहमत नहीं है, हो सकता है सहमत ना हो। सर का ये मानना है कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सीएम बनाना चाहते हैं। शरद पवार का इस समय एक ही राजनीतिक लक्ष्य है, अपनी बेटी को राजनीतिक रूप से स्थापित करना। बीजेपी से जो हॉबनॉबिंग कर रहे थे, इसी कोशिश में वो केंद्र में मंत्री बन जाए। तब उनके दिमाग में था कि राज्य की राजनीति अजीत पवार, केंद्र की राजनीति सुप्रिया सुले करे। तो वो सब समीकरण गड़बड़ हो चुका है। तो अगर उनको मौका लगेगा, अगर उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति नहीं बनती है, तो वो अपनी पार्टी का मर्जर करके भी सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करना चाहेंगे कांग्रेस में। मर्जर करके भी, बट हाँ। क्या सुप्रिया सुले वो मटेरियल है, वो मेटल है उनमें? भाई यही बात सबसे पक्ष में जाती है उनके। कांग्रेस के लिए उनको जो है हैंडल करना आसान है, उद्धव ठाकरे को नहीं। अरे सर, लेकिन अच्छा देखिए, शरद पवार बेटी को बनाना चाहते हैं सीएम, उद्धव ठाकरे खुद सीएम बनना चाहते हैं, और जो तीसरी और सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके बाद एक नेता नहीं है कि वो बता वो कैसे कहीं दम से कि नहीं हमारा आदमी बनेगा। नहीं, नेता तो है, नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ये चुनाव से पहले गठबंधन में कोई दरार आए, चाहे लीडरशिप का मामला हो, चाहे सीटों के बंटवारे का, वो नहीं चाहती, तीनों पार्टियां नहीं चाहती। तो इसलिए जो है कि खेल नहीं बिगड़ने पाए। ये खेल जो है वो नतीजे आने के बाद सर बोलो प्लीज। देखिए, आपने जो बेसिक सवाल किया था इनसे कि राहुल जी, देखिए इसमें 3 पात्र हैं, राहुल जी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार। तीनों की 3 स्ट्रेटजी है, तीनों की 3 महत्वाकांक्षाएं हैं। उद्धव ठाकरे किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। राहुल गांधी की पूरी राजनीति इस बात की है कि मैं कुछ बनूं या खत्म हो जाऊं, बीजेपी ना बने ना, मोदी को हटाना है और बीजेपी नहीं आनी चाहिए। शरद पवार कि मैं तो अब अलग यात्रा की तरफ देख रहा हूं, अपनी बेटी को स्थापित करना है, चाहे तुम बना दो चाहे आप तुम बना दो। अब आप देखिए, मैं 2 जगहों पर दिग्विजय सिंह से मैंने पूछा था और यही सवाल मैंने जयराम रमेश से पूछा था। मैंने दिग्विजय सिंह से कहा, ये बताइए कांग्रेस का लक्ष्य क्या है प्राइमरी? मैंने कहा प्राइमरी लक्ष्य ये होता है कि हम सत्ता में, केंद्रीय सत्ता में हम सत्ता पाना चाहते हैं, यानी जैसे इंदिरा गांधी जी थी, या आपका लक्ष्य है कि बीजेपी को हराना? तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराना, ये हमारा मेन मोटिव है। सुनिए, मैंने कहा ये काम तो सीपीएम 70 साल से कर रही है, यही काम कर रही है ना। इंदिरा गांधी कहती थी कि ना, उनका लक्ष्य सीधा होता था कि मैं सत्ता पे जाऊंगी, उसमें इंप्लाइड है कि मेरा विरोधी हारेगा। बिल्कुल। तो राहुल जी इस बात पर बिल्कुल डिफरेंट है। उनका कहना है कि हम बने न बने, हम कंपोस्ट हो जाएं, चाहे। इसीलिए देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं, बंगाल ममता जी देखें, बिहार लालू तेजस्वी देखें, यूपी अखिलेश देखें, महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे को देने को तैयार हैं। यानी 210 पार्लियामेंट्री सीटें जहां से आती हैं, वहां की सारी शर्तें मान लेंगे। और उद्धव ठाकरे को क्या है कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो। शरद पवार को ये दोनों पसंद नहीं है। शरद पवार चाह रहे हैं किसी भी तरह से कि बिल्कुल उनका अंदर खाने, मुझे लगता है
कि ये भी जैसे इनका कहा, कांग्रेस में भी लोग नहीं चाहते कि उद्धव चेहरा बने, इसीलिए जो नाना पटोले ने जो बयान दिया वो बयान ऐसे नहीं आया कि अचानक आया, लेकिन चूंकि राहुल गांधी के डर के मारे वो अलग है। कांग्रेसी चाहते हैं कि हम सत्ता में आए, वनवास बहुत हो चुका। राहुल गांधी चाहते हैं कि बीजेपी को हटाना। ये कंट्रडिक्शन है, और इस कंट्रडिक्शन का क्या वो होगा, सीटों पर कितना असर पड़ेगा वो देखने में आएगा। और यही बता दूं आपको, यूपी के चुनाव में भी यही होगा। जब आप कहेंगे, क्योंकि अगर आप विधानसभा में आप सरेंडर करते जाएंगे चारों स्टेट में, तो क्या आप सोच रहे हैं कि 2029 में आप लोकसभा में आपको वो 3/4 सीटें दे देंगे? पार्टियां नहीं देंगी। तो ये जो इनर कॉन्ट्रडिक्शंस है वो महाराष्ट्र में अभी आएगा। सर अब आखिर में, अच्छा ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम दूसरी जगह कोई संकट नहीं है, दूसरी जगह भी संकट है। वही प्रॉब्लम जो है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी होकर के भी अपना नेता नहीं प्रोजेक्ट कर सकती, और वहां बीजेपी सरकार में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर होकर भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना। किस कांग्रेस और बीजेपी में कौन ज्यादा फंसा हुआ है महाराष्ट्र में? नहीं, फंसे तो दोनों ही हैं वैसे तो, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी थोड़ी कंफर्टेबल स्थिति में इसलिए है कि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, 240 सांसद हैं उसके, और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार इस हैसियत में नहीं है कि वो बीजेपी को डिक्टेट कर सकें। ये फर्क है। यहाँ क्या है, कांग्रेस, जो भी रामगोपाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य ये है कि भाई महाराष्ट्र को किसी तरह बीजेपी को आउट करना है महाराष्ट्र से। तो जब ये आपका लक्ष्य है तो गठबंधन बना रहे, बिना गठबंधन के आप आउट नहीं कर सकते। अकेले कांग्रेस में वो ताकत नहीं है। जितने राज्य जो गिनाए रामगोपाल जी ने, किसी भी राज्य में कांग्रेस की अपनी अकेले ताकत नहीं है कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सके। इसलिए उसको सहयोगियों के साथ रहना ही रहना उसकी मजबूरी है। उद्धव ठाकरे भी मजबूरी है कि बन चुके हैं कांग्रेस की? बिल्कुल है भाई। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अकेले के लड़ सकती क्या? अगर कांग्रेस अकेले लड़ती तो क्या 13 सांसद आते? आप क्या समझते शिवसेना का वोट नहीं मिला क्या कांग्रेस के उम्मीदवारों को? एनसीपी का वोट नहीं मिला क्या? तो सर वोट से एक बड़ा अहम मुद्दा छूट जाता है, अभी बात कर लें उसकी। उद्धव ठाकरे की एक और संकट सर शुरू हो गया। अभी जो वक्फ बिल आया उसमें उद्धव ठाकरे के पार्लियामेंट के जितने एमपी थे वो वॉकआउट कर गए, इन्होंने विरोध नहीं किया। मुसलमान संगठनों के लोग इनके घर के बाहर प्रदर्शन, मातोश्री के बाद प्रदर्शन किया, भाई हमने तुम्हें वोट दिया है, हमने तुम्हें लोकसभा इलेक्शन में वोट दिया है, और वहां जब मौका आया कि तुम हमारे हक में आवाज उठाते तुम वहां से चले गए, भाग गए। वो वोट भी तो मिलता है इनको। नहीं, वो बिल्कुल वोट मिला है, शिवसेना को वोट मिला है, मुंबई में वोट मिला है शिवसेना को। मेरे तमाम मुस्लिम दोस्त हैं उन्होंने वोट दिया है शिवसेना की कैंडिडेट को। कौन सोच सकता था? तो इसलिए वो अलायंस को, इंडिया गठबंधन, जैसे उत्तर प्रदेश में दलितों ने समाजवादी पार्टी को वोट क्यों दिया? अलायंस को वोट दिया, इंडिया गठबंधन को दिया, सपा को थोड़ी दी, वही शिवसेना को मिला। वही बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये कांग्रेस की मजबूरी ये है कि उसको महाराष्ट्र में गठबंधन बनाए रखना है। ठीक है। और चूंकि बड़ा भाई है वो पार्टी, या बड़ी बहन कह दीजिए, कि उसकी जिम्मेदारी है। इसीलिए राहुल गांधी सॉफ्ट है। हाँ, इसीलिए भी सॉफ्ट है। और दूसरा ये है कि आज की तारीख में सुप्रिया सुले की जो बात कर रहे हैं, ये शरद पवार को भी मालूम है कि अकेले एनसीपी उनको सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर सकती, और अकेले एनसीपी से सीएम बन भी नहीं सकती। शरद पवार को भी एक सुप्रिया सुले को आगे लाना होगा, तो उन्हें कांग्रेस और एनसीपी चाहिए होगा। अब वो कांग्रेस में मर्ज करके सुप्रिया सुले को आगे करते हैं या नहीं करते हैं तो भविष्य के घर में है। लेकिन इतना जरूर है कि ये सब पेच फंसे हुए हैं, और मेरा मानना है कि कोई सीएम प्रोजेक्ट नहीं होगा। केवल जो है उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के लिए मानने के लिए कांग्रेस एक ही हालत में तैयार होगी कि उसको लगे कि अगर उद्धव ठाकरे को नहीं बनाया तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। दूसरा कोई रास्ता, ये डर तो उनको हमेशा है। डर तो रहेगा नहीं, नंबर आने के बाद तो स्पष्ट हो जाएगा कि डर, नंबर से पहले का डर तो है ही, नंबर से पहले का नंबर के पहले तो है। लेकिन नंबर कहीं ऐसे भी फिट हो सकते हैं कि बीजेपी शिवसेना साथ आ जाए, आपको लगता है? नहीं, जब बीजेपी और उद्धव ठाकरे, नहीं, उद्धव ठाकरे कम से कम अभी निकट भविष्य में आने की तो कोई संभावना नहीं। इस चुनाव के बाद अगर उद्धव ठाकरे को रियलाइज होगा कि उन्होंने गलती किया कि सही किया, इसी रास्ते पे चलना है, लौटना है, तो उसके बाद तो संभावना हो सकती है। मामला तो हमेशा औरंगजेब तक पहुंच गया है। कभी तो हाँ बिल्कुल, औरंगजेब, तरबूज, और सब जाने क्या पहुंच गया। देखिए नेता लोग, आपको लगता है ना पावर, सत्ता, गाड़ी, बंगला, क्या नहीं है, पैसा, सब कुछ है, अंदर कितनी लुप होती होगी, कितना डर लगता होगा। सब छिन जाएगा, सब चला जाएगा। इसीलिए 2 लाइन कह दूं सर आखिर में, गमों की आंच पे भी मुस्कुरा के चलना पड़ता है, ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा के चलना पड़ता है।
बस वही आपको दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। आप लोग प्रोग्राम में आए, प्रदीप जी, रामगोपाल जी, विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कल फिर मुलाकात होगी आपके प्रोग्राम में कॉफी पर कुरुक्षेत्र शाम 6 बजे बिना रिमोट के, और हम भी आपको बताएंगे बिना फिल्टर के।